नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं ना, ये प्रमोद जी ने हमें भेजा है। इस घटना को घटे बहुत साल बीत गए। लगभग ये 2006 की घटना है। प्रमोद जी बताते हैं। अब प्रमोद जी बताते हैं कि मैं 26 साल का था। अब मैं ट्रक चलाने का काम करता था और ये झारखंड में ही उनके साथ ये घटना घटी थी, जब अपना ट्रक लोड करके उस गोदाम पर खाली करने के लिए गए थे। तो आगे क्या हुआ उनके साथ में, आइए अब विस्तार से प्रमोद जी को कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ बुरा होना होता है ना, तो कुछ ना कुछ संकेत आपको मिलने लगता है। अब ऐसी कुछ घटनाएं अलग दिखने लगती है और उस शाम को भी मेरे साथ में ऐसा हो रहा था। दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और पेशे से मैं ट्रक ड्राइवर हूं। मैं अपना ट्रक लोड करके और गोदाम की तरफ निकल पड़ा था। अब मेरा असिस्टेंट ड्राइवर था जितेश और उसकी उम्र थी 22 साल की, लेकिन अभी वो शुरुआती दौर में था। अब मेरा तो अनुभव कम से कम 5 साल का हो चुका था। मैं रास्तों को, परेशानियों को समझता था, दुश्वारियां समझता था, लेकिन जितेश अभी तो एक तरह से नया लड़का था। उस पर मैं ज़्यादा भी भरोसा नहीं कर सकता था। जो कुछ करना होता मैं खुद ही करता था। अब उस रात की घटना पर आते हैं, जब हम उस गोदाम की तरह झारखंड में निकल चुके थे और रास्ते में मुझे बड़ा अशुभ अशुभ संकेत दिख रहे थे। एक तो एक्सीडेंट मैंने देखा और एक्सीडेंट देखने के बाद मेरा दिमाग भंना गया था। बहुत बुरा एक्सीडेंट था। पता नहीं उस गाड़ी से जो भी एक्सीडेंट, अगर उसमें कोई बचा होगा कि नहीं बचा होगा, मैं जान नहीं पाया था। दिल दहल गया था देख करके। और कुछ ही दूर के बाद एक जंगली काली बिल्ली ने रास्ता जैसे काट दिया हो। मेरा दिमाग और सनक गया था कि तो मेरे साथ में कुछ बुरा ही हो रहा है। क्या मुझे आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन अब अंधेरा हो चुका था। अब मैं अपना गाड़ी रोक कहाँ सकता था। अब मैं अपने मन में ठान लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अब तो मैं अपने सफ़र पर निकल चुका हूँ, तो अपने मंजिल तक जरूर पहुँचूंगा। अब मात्र 4 घंटे का सफ़र था हमारा। 4 घंटे के अंदर मैं अपने मंजिल तक पहुँच जाना था और इसके बाद मैं ट्रक का स्पीड बढ़ा दिया था, दौड़ाते चला जा रहा था। अब मैं दोस्तों बताऊं, मेरे परिवार जो कुछ लोग हैं, मैं जैसे मेरे दादाजी थे, दादी थी और मेरी माँ भी भूत प्रेत पर यकीन करती थी। अब वैसे हमारी घर की जो इष्ट देवी थी वो थी काली माँ। काली माँ का पूजा हमारे घर में जब भी कोई तीज त्योहार आता था तो पहले पूजा उन्हीं का होता था और तब किसी देवी देवता का होता था। एक तरह से इष्ट देवी थी हमारी। आज सब परिवार के लोग अब काली माँ का पूजा करते थे, आराधना करते थे। कहीं भी यात्रा से निकलने से पहले काली माँ का स्मरण किया जाता था। अब मैं भी काली माँ को एक तरह से भक्ति था, लेकिन जितनी माँ मेरी पूजा किया करती थी ना, मेरे पास उतना वक्त मिलता नहीं था। ट्रक लाइन में था, कभी नहाने को मिला तो मिला और नहीं तो बिना नहाए हम लोग चलते रहते थे। अब माँ कहती थी कि देखो, पूजा जो किया जाता है ना, बिल्कुल पाक साफ हो करके, नहा धो करके, अच्छे मन से आप तब पूजा को अब एक तरह से किया जाता है। लेकिन वैसा हमें बहुत कम मौका मिलता था। खैर, मैं अपना ट्रक चलाते हुए, दौड़ाते हुए और जितेश के साथ में बात करते हुए हमारा रास्ता अब एक तरह से कट ही जा रहा था। गर्मी का मौसम था, गर्मी की रात थी और हम लोग उस रोड पर थे ना, बहुत मुश्किल से अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस हम लोग सोच रहे थे कहीं अच्छा सा कोई ढाबा नजर आए और वहाँ पर हम लोग बैठ करके खाना वाना खाए, लेकिन ऐसा कुछ ढाबा नजर ही नहीं आ रहा था। अब इसके बाद हमने सोचा था कि जल्दी से चलेंगे, गोदाम तो रात भर अब 10 बजे तक खुला रहता है। अब जल्दी पहुँच गए तो माल भी खाली हो जाएगा और इसके बाद हम थोड़ा आगे शहर में चले जाएंगे और फिर किसी ढाबा पर रुकेंगे, ट्रक अपना खड़ा करेंगे और वहाँ आराम करके रात बिताएंगे। हमारा तो प्रोग्राम यही था।
लेकिन अब हमारा जो यात्रा था ना, लेट होते जा रहा था, लेट होते जा रहा था। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर बिल्कुल पहुंच गए। लेकिन जब हम उस गोदाम पर पहुंचे ना, तो गोदाम पर ताला लगा हुआ था। आज जो हमें बताया गया था कि दुकान जो गोदाम है 10 बजे तक खुला मिलेगा। और गर्मी की रात थी, हमारे पास पानी भी जो थे बोतल के ख़त्म हो चुके थे। और हमने तो सोचा थे गोदाम पर जा कर के, गोदाम खुला होगा, पानी भी पिएंगे जी भर का, गर्मी का टाइम है, मौका मिलेगा कहीं पर तो नहा भी लेंगे। और इसके बाद माल खाली हो जाएगा और फिर हम शहर की तरफ निकल जाएंगे, वहाँ आराम करेंगे किसी ढाबा में। लेकिन यहाँ तो सारा प्रोग्राम ही कैंसिल था। गोदाम में बड़ा सा ताला नजर आ रहा था। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैं अब जितेश की तरफ देख रहा था, जितेश मेरी तरफ देख रहा था। अब आखिरकार मैं अपना ट्रक से नीचे उतरा और वो जितेश को बोला कि जितेश तुम ट्रक में ही रहना, मैं जरा पता करता हूँ आसपास में, चौकीदार तो जरूर होगा, वो जरूर बताएगा कि आखिर गोदाम इतना जल्दी कैसे बंद हो गया। अब मैं चौकीदार को ढूंढने लगा था। अब गेट में तो ताला बंद था और चौकीदार तो जरूर होना चाहिए। इसका मतलब या तो दूसरा गेट होगा या चौकीदार कहीं पर गया होगा। लेकिन मैं जब पीछे घूम के आया ना, तो मुझे पीछे कोई गेट दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब जो मेन गेट था वहीं से एंट्री और आउट होता होगा। मैं उस गेट पर आकर के खड़ा हो चुका था। मुझे अब वहां पर और भी कुछ गोदाम थे, लेकिन सब के सब बंदी नजर आ रहे थे। मैं वहीं पर खड़ा होकर सोच रहा था कि हमें पानी की जरूरत थी, हम लोग प्यासे हैं। इतना माल लोड करके भरा हुआ ट्रक लेकर के फिर हम शहर की तरफ जाएं, फिर हमें वापसी करना पड़ेगा। आसपास में कहीं पानी मिल जाए। जब गोदाम इतने बने हुए हैं तो पानी का सोर्स भी कुछ न कुछ होगा। आखिरकार मैं अपना गोदाम के सामने खड़ा होकर के ये सोच ही रहा था, तभी एक बुजुर्ग लठ लिए छोटा सा और एक तरह से अंधेरे में से निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं जब उसको देखा ना, तब मैं उसकी तरफ लपक के चल दिया। चाचा चाचा जरा रुकना रुकना। बुजुर्ग रुक गया था। मैं कहने लगा चाचा ट्रक ड्राइवर हूं मैं, मेरा ट्रक आगे खड़ा है रोड के साइड में। अब मुझे बताया गया था कि ये गोदाम 10 बजे के बाद बंद होता है, तो ये गोदाम कैसे इतना जल्दी बंद हो गया? अभी तो आधा घंटा के आसपास टाइम है। आप बता सकते हैं इसका चौकीदार कहाँ मिलेगा? वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था ना, मुझे नीचे से ऊपर तक घूरना शुरू किया। कुछ बोल नहीं रहा था। उसका घूरना मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। क्या घूर रहा है मुझे भाई? क्या ये इंसान कभी देखा नहीं? लेकिन मुझे अभी अपना मतलब निकालना था। वो 2-4 बार घूर कर देखा। तब मैं बोला चाचा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इस गोदाम का चौकीदार आसपास में कहीं रहता है? गोदाम में तो ताला बंद है, आप बता सकते हैं? पहली बार वो उंगली का इशारा किया। एक लफ्ज अपने जुबान से बोला नहीं उस वक्त में। जब उंगली का इशारा किया ना, तो अपोजिट साइड में इशारा कर रहा था उस गोदाम से। अब मैं समझ नहीं पाया कि इशारा क्यों कर रहा है। मैं बोल पड़ा चाचा जी, कुछ अपने जुबान से भी बता दो, हम रात में परेशान हैं, दूर से आए हैं और हम प्यासे भी हैं, हमें पानी की जरूरत भी है। और साथ में आप गोदाम का चौकीदार को अब मुझे बता दो कि कहाँ पर है, तो मैं जाकर के उससे बात भी कर लूँगा। तब उसने पहली बार अपनी जुबान हिलाई थी। जैसे ही बोला ना, आवाज़ बहुत भारी थी। अब वो इतनी बुजुर्ग की आवाज़ कैसे भारी हो सकती थी? लेकिन मैं समझ नहीं पाया। एक तो प्यास के मारे मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा था, और दूसरा झुंझलाहट थी कि अब तो सारा प्रोग्राम ही मेरा कैंसिल हो गया था। हम लोग तो अब शहर के पास जाने वाले थे, जहाँ पर ढाबा पर रोटी खाना और फिर आराम करना, और यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा हुआ था गेट पर जो मुंह चिढ़ा रहा था। अब एक तरह से सब काम खत्म हो चुका था हमारा। अब मैं झुंझला गया था, और ऊपर से अब ये भारी आवाज़ सुनकर के अब मैं कुछ सोच नहीं पाया था। वो बुजुर्ग कह रहा था कि देखो, उंगली की इशारा तो कर ही रहा था कि आगे चले जाओ, आगे जाओगे ना तो वहाँ पर कहीं तुम्हें रोशनी दिखाई देगी। आज जिस घर में तुम्हें
अब रोशनी निकलती दिखाई दे, समझ लो वही चौकीदार का घर है और यहां पर कोई रहता नहीं है। मैं अब उस बुजुर्ग की तरफ देखता ही रह गया था। अब बुजुर्ग फिर रुका नहीं, वो आगे बढ़ता चला गया। हाँ, मैं जरूर नोटिस किया था कि कुछ दूर जाने के बाद वो पलट कर देख रहा था, लेकिन अब मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा था। 2-4 गोदाम पार करने के बाद आगे में मुझे रोशनी दिखाई दिया। अब मैं अपने ट्रक से काफी दूर हो चुका था और उस बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चला जा रहा था कि हो ना हो चौकीदार वहीं मिलेगा, और चौकीदार मिलेगा तो मैं गेट खुलवा भी सकता हूँ, माल उतरवा भी सकता हूँ, मेरा काम सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं प्यासा हूँ, अब मेरा असिस्टेंट ड्राइवर भी प्यासा है, पानी का व्यवस्था भी हो जाएगा। यही सोचता हुआ मैं जब रोशनी को देखा, एक घर से निकलता हुआ छोटा सा घर था और वहाँ से रोशनी निकल रही थी। मतलब वही चौकीदार का घर था जैसा बुजुर्ग ने बताया था। अब बाकी तो बड़ी बड़ी अब कंपनियां बनी हुई थी, सब अंधेरे में डूबी हुई थी। मुझे लग रहा था कि उस जगह पर सब नया नया गोदाम बना हुआ था, अभी चालू नहीं हो पाया था। एक जिस गोदाम पर मैं माल लेके आया था ना, शायद वही चालू हुआ पड़ा था। आखिरकार मैं उस रोशनी वाले घर के पास पहुंच गया था। दरवाजा बंद था। मैं दरवाजा को अब खटखटाया। कुछ देर तक तो बिल्कुल उस घर में शांति सी रही। जब मैं दोबारा दरवाजा खटखटाया ना, तब मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जब पैरों की आहट सुनाई पड़ी ना, तब मुझे थोड़ा सा अब अच्छा लगा कि चलो कोई तो आ रहा है, कम से कम पानी तो हमें मिल ही जाएगा दोनों लोगों को पीने के लिए। रात काट लेंगे, देखा जाएगा, अगर कुछ नहीं हो पाया तो। दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही मैं जो देखा वो भी 50 साल के ऊपर का ही बंदा था। ढीले ढाले कुर्ता पहन रखा था, पैजामा पहन रखा था। अब बड़ी बड़ी आंखें अब उसकी दिखाई दे रही थी। अब वो भी भारी आवाज में अब मुझसे पूछ बैठा, क्या काम है? इतनी रात को मेरे घर पर किस लिए आए हैं? काम बताओ। मैंने बोला, आप उस गोदाम के चौकीदार हैं? अब वो भी जैसे बुजुर्ग जैसे मेरे को नीचे से ऊपर तक घूर रहा था ना, ये भी घूरना शुरू कर दिया। मुझे तो बड़ा अटपटा, बहुत बुरा लग रहा था। ये लोगों का क्या मतलब है? वो बुजुर्ग मुझे घूरना शुरू किया था और ये भी अब पैर से लेकर के सर तक घूरना शुरू कर दिया। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? कैसे लोग रहते हैं? क्या इनको मैनर का पता नहीं है? ऐसा किसी इंसान को घूरा जाता है? जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दो, अगर है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोल दो। मैं अपने ट्रक पर लौट जाऊंगा, फिर मैं देखते हैं कि कहाँ जाना है हमें। लेकिन वो तो काफी देर तक घूरता रह गया। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं सब्र से काम ले रहा था। जब उसका घूरना खत्म हुआ, तब वो मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल करके देखने लगा। बड़ी डरावनी उसकी आंखें दिख रही थी, लेकिन उस टाइम मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मेरे में ऐसे कोई डर का अब मतलब ही नहीं था। मैं तो प्यासा था, अब मुझे तो पानी की जरूरत थी पहले, और अगर इसके पास में चाबी है तो गोदाम खोल लेता। यही तो मैं अब उससे करवाना चाहता था। लेकिन वो बस देखता रह गया, कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे वो बुजुर्ग मुझसे मिला था और सेम उसी का कॉपी कर रहा था। और तब मैंने बोला, चाचा आप उस गोदाम के चौकीदार हैं? हाँ तो बोलिए, ना है तो हम जाते हैं। और तब वो भी भारी आवाज में बोला, हाँ मैं हूं ना, क्या काम है? भारी आवाज थी। मैं अब समझ नहीं पाया कि यहाँ के लोगों की भारी आवाज क्यों हो गई है। ऐसा क्या ये लोग खाते हैं, क्या पीते हैं कि इनकी आवाज? अब 2 लोगों से मैं टकराया था, दोनों की आवाज भारी भारी नजर आ रही थी। समस्या क्या है? यहाँ का पानी में समस्या है? मैं बोला, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और आपके गोदाम के लिए माल लेके आया हूँ, और आपके गोदाम तो 10 बजे के आसपास बंद होता था, इतना जल्दी कैसे बंद हो गया? मुझे तो यही बताया गया था। तो क्या आप गोदाम को खोल सकते हैं? अब मेरी तरफ फिर घूर के देखना शुरू किया, जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूं। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने गुस्से को अब अंदर अब छिपा रहा था। अब नकली मुस्कुराहट अब दिखाते हुए मैं पूछा कि चाचा जी, मैं आपसे सवाल पूछा था, आपको जवाब नहीं दे रहे हो। तब वो भारी आवाज में बोला, हाँ मैं ही हूं चौकीदार,
आप इतनी लेट क्यों माल लेके आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि अब ये जो गोदाम है 8 बजे बंद हो जाता है? मैं उसकी बात सुनकर के थोड़ा निराश हो गया था। कहने लगा, चाचा मुझे जो बताया गया था मैं बिल्कुल टाइम पर आ गया था। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि आपका गोदाम 8 बजे बंद हो जाता है। अब देखिए, कोई ज़्यादा विशेष माल नहीं है। हम अगर आपके पास में लेबर नहीं है ना, तो हम 2 लोग हैं। उस माल को हम फटाफट खाली करके और निकल जाएंगे। बस आप पेपर पर साइन कर देना, बस इतना ही काम है। आप खोल सकते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हमारी रात यहाँ काली होने से बच जाएगी। वो फिर हमें घूरने लगा था। उसका घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं उस टाइम अब अपने आप को कंट्रोल किए हुआ था। एक गलत अल्फाज हमारा काम बिगाड़ सकता था। वैसे तो मैं बहुत गुस्से में था उसकी ये हरकत देख करके। तब वो भारी आवाज में बोलने लगा, देखो खोल तो सकता हूं मैं, लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी मुझे अब लानी पड़ेगी। अब तो मेरा दिमाग सठिया गया था। मन में आ रहा था कि उसके चेहरे पर एक हाथ लगा दूं। चौकीदार, ये चाबी इसके पास में होना चाहिए। आज चाबी कह रहा कि कहीं और से लानी पड़ेगी। ये मसला क्या था? मैं कहने लगा, चाचा देखो हम दूर से आए हैं। एक तो हम कुछ खाए पिए नहीं है, ऊपर से प्यास भी लगी हुई है, और आप कह रहे हो चाबी लाना पड़ेगा। तो कब तक ला दोगी चाबी? कब तक आप ये काम कर दोगे? हमारा बहुत मेहरबानी होगी। तब वो कहने लगा, हाँ कुछ तो टाइम जरूर लगेगा। ठहरो, तुम यहीं पर रुको। प्यासे हो ना, तो जाओ अंदर कमरे में बैठो और मेरा इंतजार करो। मैं कुछ ही देर के बाद चाबी लेके आता हूं। अब तब मैं गोदाम खोल दूंगा। इतना तो तुम्हारे पास में टाइम तो होगा ना? मैं बोला, चाचा इस घर में आपके अलावा और कोई परिवार तो है? कहीं घर अकेले तो नहीं है ना? अब वो जो चौकीदार था फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखने लगा। हाँ मेरा परिवार है इसमें। जाओ अंदर कमरे में, तुम्हें पानी भी मिलेगा, और कोई जरूरत की चीज है तो मांग लेना। हाँ मैं जा रहा हूं और चाबी लेके आऊंगा। इसके बाद वो रुका नहीं। कुछ दूर गया, फिर मुझे पलट कर देखा जैसे वो पहला बुजुर्ग ने किया था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैं उस टाइम अब परेशानी में फंसा हुआ था। मैं गुस्सा तो कर ही नहीं सकता था। मैं दरवाजे पर रुका रहा। तभी अंदर से किसी ने आवाज दिया। वो आवाज बड़ी प्यारी, बहुत ही मीठी आवाज थी। कहा, ड्राइवर साहब अंदर आ जाइए। बाहर खड़े रहेंगे, अंदर आ जाइए, ठंडा पानी पीजिए, आराम कीजिए। अब अंकल जी थोड़ी देर में चाबी लेके आ जाएंगे, अब फिर गोदाम खुल जाएगा। अंदर आ जाइए, शर्माइए मत, घबराइए मत, अपना ही घर समझ लीजिए। वो आवाज इतनी मीठी खनकती हुई आवाज थी कि मैं सोच में पड़ गया कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। अंदर तो कोई औरत की या लड़की की आवाज आ रही है। मैं ठिठक गया था। मैं यंग था। हाँ मैं समझता था कि रात के टाइम ऐसे किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए। आज जिस घर में औरतें हो, लड़कियां हो, खास करके मेरे माँ बाप ने ये सब सिखाया था। लेकिन मैं प्यासा था। हाँ मेरा असिस्टेंट ड्राइवर भी प्यासा था। बहुत प्यास लग रही थी, सर भरना रहा था, प्यास के मारे जबान लटपटा रही थी। फिर वही आवाज खनकती हुई सुनाई पड़ी, अरे ड्राइवर साहब दरवाजे पे खड़े रहेंगे या अंदर आ जाएंगे? आइए ठंडा पानी हम पिलाते हैं। लेकिन कौन बोल रहा था मैं देख ही नहीं पाया था। आखिरकार मैं ठिठकते हुए मैं दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गया था। अंदर रोशनी थी और पतली सी गलियारा था जो अंदर की साइड में जा रहा था। जब गलियारे के अंत में पहुंचा ना, तब मुझे आंगन दिखाई दिया, और आंगन में खुला सा आंगन था और वहां पर 2 कमरे अब मुझे नजर आ रहे थे, और दोनों में रोशनी था, दोनों में पर्दे लगे हुए थे। अंदर रोशनी का अब एक तरह से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब मैं आंगन में जाके खड़ा हो गया। कुछ बोल नहीं रहा था कि किसको बोलूं, मैं किसी को जानता नहीं, किसको पुकारूं। तभी वो खनकती आवाज सुनाई पड़ी, मैं यहां पर हूं, अंदर आ जाइए, शर्माइए मत, अपना ही घर समझ लीजिए।
पहले वाले रूम से आवाज आ रही थी और वो पर्दा भी हिल रहा था। आखिरकार मैं पर्दे के पास पहुंच गया, पर्दा हटा के अंदर झांका और तब मुझे वहां पर अब कुछ फर्नीचर वगैरह लगे हुए दिखे थे। पुरानी कुर्सियां रखी हुई थी, एक चारपाई बिछी हुई थी, उस पर बिस्तर लगा हुआ था और एक नौजवान लड़की उस चारपाई पर बैठी हुई अपने दोनों पैरों को हिला रही थी। सर पर चुन्नी डाल रखी थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत, 20-22 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। और तब मैं समझ में आया था कि शायद उसी चौकीदार की बेटी है। और मैं उसको देख करके थोड़ा सकपका तो गया था कि नहीं, जवान लड़की है, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मुस्कुरा के कह रही थी, अरे शर्माइए मत, अपना घर समझ लीजिए, अंदर आ जाइए, बिराजिए कुर्सी पर, मैं आपको अभी ठंडा पानी पिलाती हूँ। वाकई में वो लड़की चारपाई से अब उठ चुकी थी और कुर्सी सरका करके साफ करके कहने लगी, ड्राइवर साहब बैठिए, मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ और तब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, घबराइए मत, अब चाचा थोड़ी देर में आ रहे होंगे। तो अपने पापा को चाचा क्यों कह रही है? कई अब लोग ऐसे बोलते भी हैं। अब मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं था। हमें वो कुर्सी पर बैठ गया था, प्यास के मारे बुरा हाल था और वो लड़की मेरे को ऐसे ही घूरी थी जैसे वो दोनों लोग ने घूरा था, सर से पैर तक। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो झगड़ा करने का वक्त नहीं था, ना कोई मुझे अब ऐसे कुछ ही आवाज़ निकालनी थी। मुझे अपना काम निकालना था। अगर चाबी लेकर आ जाता, अब मैं पानी पी लेता और अपने दोस्त के लिए पानी लेकर जाता, बस मैं इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। और वो मुझे बिठा करके घूर घार करके कही कि बस 2 मिनट में पानी लेके आ रहे हूँ, बाहर चली गई आंगन में। और जब वो कुछ ही देर में लौटी ना, बड़ा सा अब एक गिलास था। गिलास पुराने जमाने वाला था। पुराने ज़माने के जो जैसे गिलास होते थे, हमारे घर में भी थे, हमने देखा था। खास करके बड़े लंबे लंबे गिलास होते थे और वो फूल के गिलास होते थे, वैसे ही गिलास था और उसमें पानी लेके आई थी। अब मेरे हाथ को पानी पकड़ा दिया। हाँ, मैं पानी लेकर के एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब न तो मुस्कुराहट थी, बिल्कुल सपाट चेहरा पड़ा हुआ था। हाँ, आंखें जरूर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और वो आंखें उसके चेहरे पर फप भी रही थी। चेहरा अच्छा लग रहा था बड़ी बड़ी आंखों को देख करके। अभी भी उसके सर के बाल मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, दुपट्टा से बंधा हुआ था। और वो कहने लगी कि ड्राइवर साहब पानी पीजिए ना, पानी स्वादिष्ट है, पीने के बाद आपके शरीर में जान आ जाएगी। वाकई में अपने आप को रोक नहीं पाया था। जैसे ही पानी के गिलास हाथ में आया, हमें पानी का एक घूंट लिया ताकि अंदाजा लगा सकूं कि पानी का स्वाद कैसा है। आज जब मैं पानी का पहला घूंट लिया था ना, पानी तो अमृत के समान लग रहा था, बिल्कुल जैसे प्यासे को अब पानी मिल जाए, अब वो तो हर पानी अमृत के समान ही लगता है। आखिरकार पूरी गिलास में खाली कर दिया था। तब वो मेरी तरफ घूर के देखने लगी, कहने लगी और पानी चाहिए क्या? तब मैं बोला नहीं, मुझे और पानी नहीं चाहिए। अगर आपके पास में कुछ बोतल वगैरह हैं तो मेरा दोस्त भी प्यासा बैठा हुआ है, अब एक बोतल पानी हमें भर कर दे दीजिए और आपके जो चाचा आ जाते हैं तब हम लोग गोदाम में चले जाएंगे, बस इतना ही काम कीजिए। हाँ, इसके बाद वो बाहर चली गई। मैं उसी कुर्सी पर बैठा रहा। कुछ ही देर में मेरा सर चकराने लगा था। ऐसा लगा कि पूरा सर चक्कर काट रहा है। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा था, लेकिन लग रहा था कि मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ूंगा, घायल हो जाऊंगा। इसके बाद वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। चकरा करके मैं उस कुर्सी से नीचे गिर पड़ा था। जैसे ही गिरा ना, वो लड़की दौड़ती हुई आंगन से अब कमरे में आ गई। क्या हुआ ड्राइवर साहब, क्या हुआ, कैसे गिर गए? बस मैं इतना ही सुना था, एक नज़र उसकी तरफ देखा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट नाच रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। दिमाग अब बिल्कुल, मेरी हालत खराब हो चुकी थी। आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया था। इसके बाद मुझे होश नहीं था। मुझे जब होश आया ना,
तो जिस घर में आया था वो तो घर रोशनी से भरा हुआ था। मुझे याद आ गया कि मैं पानी पी करके मुझे चक्कर आने लगा था। इसके बाद मैं कुर्सी से नीचे गिरा तब वो लड़की दौड़ती हुई आई थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। मुझे इतना ही याद था। आंखें खोला तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, एकदम काला अंधेरा, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मैं कहां पर हूं मुझे कुछ अंदाजा नहीं चल रहा था। मैं जमीन पर हूं, कहां हूं मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं हाथ पैर अब मारने लगा था। जैसे ही हाथ पैर मारने लगा तभी मुझे किसी दूसरे की एहसास हुआ। जैसे ही उसके शरीर पर मेरा हाथ पड़ा, अब इतना तो मुझे अंदाजा लग गया था, ये तो कोई लड़की है। ये मेरे बगल में क्यों लेटी हुई है? वाकई में वो भी लेटी है तो उसके शरीर पर वस्त्र क्यों नहीं है? मैं अपने अब शरीर का वस्त्र देख रहा हूं तो मेरे शरीर पर ही वस्त्र नहीं है। अब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है? मैं उठ करके जैसे ही खड़ा होने जा रहा तभी वो लड़की जो जमीन पर लेटी हुई मेरे साथ में, उसने मेरे बाजू पकड़ करके एकदम जमीन पर गिरा दिया। फुफकारते हुए भारी आवाज में कहने लगी, यहां से हिलना भी मत, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। जैसा मैं कर रही हूं ना, कह रही हूं ना, बस ऐसा ही करते जाओ, नहीं तो तुम इस जगह से जिंदा निकल नहीं पाओगे। मौत तुम्हारी बाहर इंतजार कर रही है। बस शुक्र मनाओ कि मैं इस जगह पर हूं और तुम्हें मैं बचा रही हूं। अगर तुम एक कदम भी बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, तुम बेमौत को मारा जाओगे। मेरा शरीर कांप गया था। मैं कहां फंस गया हूं? मैं किस जगह पर हूं? ये जगह कौन सी है? आवाज तो उसी लड़की की लग रही थी जिस घर में आया था। तो ये हो क्या रहा है? वो चाचा कौन था? वो बुजुर्ग कौन था जो मुझे इस घर तक भेजा था? और वो चाबी लेने के लिए गया था, क्या वो उस गोदाम का चौकीदार नहीं था? मैं किस जगह पर घिरा हुआ हूं? मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है? अब मेरा दिमाग चकराने लगा था। लेकिन वो लड़की कह रही थी, शांत हो जाओ, आप मेरे साथ सहयोग करो, जो मैं कह रही हूं वो करते जाओ, तभी तुम इस जगह से बच पाओगे। तुम्हें तो बड़ा जल्दी होश आ गया। चलो अच्छी बात है, होश आना भी चाहिए ताकि तुम देख तो पाओ, अंदाजा तो कर पाओ कि हो क्या रहा। चेहरे पर अब उसकी मुस्कान तो देख नहीं रहा था, लेकिन उसकी अब हंसी अब मुझे सुनाई दे रही थी। मैं 2 बार उठने की कोशिश किया और दोनों बार मेरे हाथ पकड़ करके अब जमीन पर गिरा दिया था। अब फुफकारती हुई आवाज में कहने लगी कि मैं तुम्हें चिता रही हूं, अब इस जगह से जरा भी कदम आगे बढ़ाए तो मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी। चाहे कोई अब तुम्हें कोशिश कर ले, तुम बच नहीं पाओगे मेरे अलावा। उसका साफ कहने का मतलब ये था कि इस घर से कदम, इस जगह से कदम बाहर निकालते ही तुम मौत के मुंह में चले जाओगे। बाहर तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है। बहुत ही डरावना पल था। इसके बाद वही सब उसके साथ मुझे करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहता था। आखिरकार अब वो मेरे साथ में ऐसा कुछ किया था कि इसके बाद मैं फिर जैसे नींद में आ चुका था और फिर या बेहोशी में वापसी चला गया था। जब मेरी दोबारा आंख खुली ना, तो उस घर में अंधेरा तो था, लेकिन एक जगह पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी और रोशनी में 2 लोग मुझे अब पूरा साफ तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन 2 परछाइयां ऐसी नजर आ रही थी। एक परछाई तो मुझे लग रहा था कि वो उसी लड़की का था। एक परछाई को मैं अब पहचान नहीं पा रहा था कि कौन है। वो लड़की बार बार अपने दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसा कभी काम नहीं करूंगी जो आज मैंने किया है। अब दूसरी परछाई थी ना, वो गुस्से में अपना पैर पटक रही थी। मैं देख रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर चल क्या रहा है, अब मैं कौन सा मुसीबत में फंसने जा रहा हूं। रोशनी सिर्फ उसी जगह पर जहां पर दोनों परछाइयां खड़ी थी, वो दूसरी परछाई को मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो जहां पर
हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। और जब हल्की रोशनी में मैं अब उस चेहरे को देखा तो मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई थी। जैसे मैं काली माँ का पूजा करता था ना, अब उनका शकल सूरत तो मैं देखा नहीं जो कैलेंडर फोटो वगैरह में होती थी, वैसे ही चेहरा मुझे पहली बार में नजर आया था। और इसके बाद वो जो परछाई थी घूम चुकी थी लड़की की साइड में, जैसे लड़की को पैर पटक पटक करके आप कुछ आदेश दे रही हो, धमका रही हो, उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रही हो। बड़ा ही अजीबो मामला था वहां पर। आखिरकार वो जो लड़की थी अब उनके पैरों में लौट गई थी। अब माफी मांग रही थी कि आप मुझे बख्श दीजिए, मैं ऐसा कुछ आज के बाद में नहीं करूंगी। इस जगह को छोड़ करके हम लोग सब के सब चले जाएंगे, ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में वो पल मेरे लिए सबसे बेहद डरावना था। जब मैं देखा कि वो परछाई काली माँ की तरह है ना, अब मेरे अंदर अब एक जोश सा भरने लगा था। लेकिन जब मैं जैसे ही उठना चाहा ना, तभी ऐसा लगा कि मेरे सर पर कुछ हुआ है। फिर सर चक्कर काटने लगा था। अब फिर मैं बेहोशी की दुनिया में आ चुका था। जब मेरी तीसरी बार आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। मैं एक घने पेड़ के नीचे मोटे तने के पास गिरा हुआ था। वास्तव में मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं थे, वस्त्र बिना ऐसे ही मिलेटा हुआ था। शरीर में पोरों पोरों में दर्द से भरा हुआ था। शरीर ऐसा ही दर्द से व्यथित था। अपने आप को उठ कर देखता हूं तो सुबह अब हो चुकी है। अब मैं अपने वस्त्र देखता हूं तो कुछ ही दूर पर मेरा वस्त्र पड़ा हुआ है। जल्दी से वस्त्र पहन करके एक तरफ से भागते हुए अब मैं उस तरफ चलता हूं जिधर गोदाम था। मैं पलट पलट कर देखता हूं कि अरे वो कौन सा घर था जहां पर मैं रात में आया था। चौकीदार कहाँ है? ये सब हुआ क्या था? मैं गोदाम पर आया हूं तो देख रहा हूं अभी भी ताला लटका हुआ है। भागते हुए ट्रक के पास पहुंचा तो मैं देख रहा हूं कि जितेश मेरा असिस्टेंट रोड पर बेचैनी से घूम रहा है। उसके हाथ में पानी का भरा बोतल है। और जैसे ही उसने मुझे देखा अब एक तरह से दौड़ते हुए अब मेरे पास में आ गया। भैया आप कहाँ थे? मैं तो आपको बहुत ढूंढने की कोशिश किया, जिधर गए थे मैं उधर आपको तलाशता रह गया, लेकिन आपका कहीं पता ही नहीं चला। कहाँ थे भैया? आपके साथ में क्या हुआ था? किस जगह पर थे? कई सवाल जिसका जवाब मेरे पास में उस वक्त नहीं था। मैं अब कुछ बोलना भी नहीं चाहता। शरीर में पोरो पोर दर्द था। उस मेरे जवान भी अब प्यासा था। उसके हाथ में भरी हुई बोतल थी। अब पानी कहाँ से लाया मुझे इसका अंदाजा नहीं था। उसके हाथ से पानी झटक करके मैं गटगट गटगट पी करके तब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था। कुछ देर तक मैं उसके सवालों को जवाब नहीं दिया। अब फिर मैं उसके सवाल का धीरे धीरे जवाब देने लगा कि जितेश मेरे साथ में ऐसा खेल हुआ है। मैं तो गया था कि चौकीदार का पता करूं, पानी तलाशूं, और मैं तलाशते तलाशते एक ऐसे घर में चला गया था। सब कुछ मैं अपने जितेश को बता चुका था। मैं बताया कि मुझे लगा उस घर में कि जैसे काली माँ आ चुकी हो, और वो लड़की को जो शायद प्रेत आत्मा थी या ना जाने क्या थी उसको दंड दे रही थी। वो बार बार उनके पैरों पर गिर के माफी मांग रही थी। कह रही थी कि हम सब यहाँ से चले जाएंगे, हम आज के बाद किसी को तंग नहीं करेंगे, ना सताएंगे, ना किसी को मारने की कोशिश करेंगे। ये सब क्या हो रहा था जितेश? जितेश भी हक्का बक्का था, मुंह खुला का खुला रह गया था। उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। तब जितेश डरे हुए कहने लगा, भैया मैं रात भर इधर से उधर घूमता रहा, मुझे भी बहुत प्यास लगी थी। तब एक ट्रक गुजरता हुआ आ रहा था। मैं उसको हाथ दिया। अब शायद मेरा ट्रक रास्ते में खड़ा नहीं होता ना तो रुकता भी नहीं। वो भी ट्रक वाला था। तब उसने रोका और कहने लगा, तुम लोग रात के टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह ठीक नहीं रात के लिए, तुम लोग इस जगह से निकल लो। तब मैं आपके बारे में बोला कि भैया अब चौकीदार की तलाश में गए हैं। तब वो कहने लगा, बेचारा कहीं फंस ना गया हो। मैं तब उससे पानी मांगा कि भैया आपके पास पानी है तो दे दीजिए। वो मुझे भरा हुआ पानी का बोतल देकर कहने लगा कि जैसे तुम्हारा भैया आते हैं ना, अब इस जगह पर रुकना मत,
तुम लोग यहाँ से आगे निकल जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद एक ढाबा तुम्हें मिल जाएगा। रात वहाँ आराम करो और सुबह में इस जगह पर आना। और इसके बाद वो भी नहीं रुका। भैया ये सब क्या हो रहा था? जितेश मुझसे अब उल्टा सवाल कर रहा था। अब मेरे पास में कोई जवाब नहीं था। मैं कहने लगा कि वाकई में जितेश, हम बुरे लोगों के जाल में फंस गए थे। चलो अच्छा हुआ कि काली माँ उस वक्त में आ गई थी और उन्होंने एक तरह से हमारा बचाव किया था। अगर वो उस वक्त नहीं आती तो शायद मैं तो बच ही नहीं पाता और तुम्हारे साथ अब ना जाने क्या होता। वाकई में मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था। मैं काली माँ को याद कर रहा था कि हे माँ, तुमने मेरी रक्षा किया उस रात में। हाँ, फिर कुछ ही देर हम लोग अब आपस में बातें कर रहे थे कि अब चला जाए, ना जाने कब ये गोदाम खुलेगा। हम लोग ढाबा पर चलते हैं और फिर कुछ दिन निकल जाएगा तब हम वापसी आएंगे। और तभी रोड साइड से एक साइकिल लेके गुजरता हुआ गोदाम की तरफ जा रहा था। मुझे लगा कहीं यही चौकीदार तो नहीं है। मैं आवाज़ दिया, सुनना सुनना भैया सुनना। वो साइकिल रुक के खड़ा हो गया, मेरी तरफ देखने लगा। हाँ जी बोलो। यानी भैया कोने वाले गोदाम क्या आप चौकीदार हैं क्या? और तब कहने लगा, हाँ भैया मैं हूँ। क्या माल लेके आए हो क्या? मैंने बोला, भैया हाँ, लेकिन भैया आप रात में नहीं रहते हैं क्या? वो कहने लगा कि नहीं भैया, गोदाम पहले 10 बजे तक खुला रहता था और उसमें काम चलता था, लेकिन अब काम बंद हो चुका है। और जब गोदाम में काम बंद हो गया तो गोदाम जो है 8 बजे तक बंद हो जाता है। अब यहाँ पर मैं भी नहीं रुकता हूँ। अब कुछ बताना चाहता था लेकिन उसका जुबान खोल नहीं रहा था। मैं सब कुछ समझ गया था। कहने लगे, भैया क्या बताऊं, तुम्हारे ना रहने से मुझे कितनी परेशानियां हुई। आप मुझे तो एक नया जन्म मिला है। सब कुछ उसको बताने लगा और वो मेरी बात सुन करके खौफ में भर गया था। हाँ, कहने लगा कि अब दिन हो चुका है, आप डरिए मत, चलिए ट्रक ले चलिए और हम आपका मदद करेंगे खाली कराने में। और वैसे ज़्यादा भारी भारी सामान नहीं था। हम 3 लोग ने मिल करके और वो ट्रक को खाली कर दिया था। पेपर साइन करा करके और तब हम उस जगह से विदा हो गए थे। वाकई में वो यात्रा बहुत ही डरावना था और जिसका संकेत मुझे पहले ही मिल चुका था, लेकिन मैं उस संकेत को समझ नहीं पाया कि मेरे साथ में आगे क्या होने वाला है। अगर मैं वो संकेत को समझ लेता ना तो शायद रात में कहीं और बिता लेता। उस जगह पर मैं रात को जाता ही नहीं, सुबह में जाता। तो दोस्तों, ये थी घटना प्रमोद जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर, इसी टाइम में। नमस्कार।